देखें, हम लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता तो होता है, बट हमें ये नहीं पता होता कि इनका राइट वे में इफेक्टिवली क्या यूज़ करना है। ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें किस तरीके से यूज़ करना है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। अगर हमें थ्योरी में पता है ग्रीक्स के बारे में, लेकिन इनका सही यूजेज हमें पता नहीं है, तो इनका पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। आज की वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। हम ये सीखेंगे कि ऑप्शन बाइंग में किस तरह से इनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके से इनको हम इफेक्टिवली यूज़ करने वाले। डिटेल में सीखेंगे। हम डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, थीटा के बारे में पढ़ेंगे, वेगा के बारे में पढ़ेंगे, गामा के बारे में पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, और ऑप्शन चेन के थ्रू यहाँ पे हम सारी चीज़ें समझेंगे, जिससे आपको समझने में भी काफ़ी आसानी देखने को मिलती है। तो वो लोग जिनको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता है लेकिन इनका यूज़ कैसे करना है वो नहीं आता, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। और आज की वीडियो के बाद आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, कहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी है, कहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करनी है, किन स्ट्राइक्स पे ऑप्शन बाइंग ज़्यादा बेटर रहेगा, किन स्ट्राइक्स पे ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आज के वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहले हम सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट ग्रीक है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, डेल्टा। अब इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, और क्या चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है उनको भी एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा अंडरलाइन एसेट होता है उसके मूवमेंट की वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम में चेंजेस आते हैं वो हम कहाँ से पता कर सकते हैं? डेल्टा के थ्रू हम पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, मान लेते हैं हमारा जो स्पोर्ट का प्राइस चल रहा है वो क्या है, वो है अभी 25,000 एज्यूम कर लेते हैं, और हमारा अंडरलाइन एसेट क्या है, इसको हम निफ्टी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने एज्यूम किया कि हमारा जो निफ्टी है वो 25,000 पे चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 25,000 का एक पुट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एट द मनी है। आपको पता होगा कि एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो कितना होता है, 0.5 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हमें एक अपसाइड के अंदर 200 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिलता है, यानी कि अब हमारा मार्केट कहाँ पे आ चुका है, 25,200 के आसपास आ चुका है। अब ऑप्शन के प्रीमियम में क्या डिफरेंस आएगा उसको भी थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं। अभी मान लेते हैं कि जो 25,000 वाला स्ट्राइक था इसका जो प्रीमियम था वो था 144 के आसपास। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, जो भी हमारा अंडरलाइन एसेट है, ठीक है, इस केस में क्या है वो निफ्टी, तो इसके मूवमेंट की वजह से, ठीक है, इसके मूवमेंट की वजह से जो चेंज आएगा उसको हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो अंडरलाइन एसेट का मूवमेंट इनटू में डेल्टा, कितना मोमेंटम आया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 200 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने को मिला है अपसाइड के अंदर, और डेल्टा कितना होता है एट द मनी पे 0.5 के आसपास। तो यहाँ पे कितना चेंज आया होगा हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में, 100 रुपीज़ के आसपास का चेंज हमें देखने को मिला होगा। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे हम एट द मनी से आइटम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एट द मनी से हम आइटम की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारा जो डेल्टा है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, और जैसे हम एट द मनी से यहाँ पे ओटीएम की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो डेल्टा है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो अब इसका यहाँ पे नया प्रीमियम कितना होगा, नया प्रीमियम क्या होगा, पहले प्रीमियम कितना था हमारा 144, और डिफरेंस कितना है 100 रुपीज़ के आसपास का। तो अब यहाँ पे जो नया प्रीमियम होगा 25,200 वाले स्ट्राइक का वो होगा हमारा 224। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पे हम एट द मनी से आइटम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, हमारा डेल्टा भी बढ़ेगा और हमारा प्रीमियम भी बढ़ेगा, और जैसे हम एट द मनी से ओटीएम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा डेल्टा भी कम होगा और हमारा जो प्रीमियम है ऑप्शन का वो भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसको एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन पे भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आपको और क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। अगर कोई ऑप्शन बाइंग करता है तो आपके लिए जो बेस्ट स्ट्राइक होंगे वो आप यहाँ पे ITM 1 और ITM 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, एक बार हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं और बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे हम अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हमने थ्योरी में पढ़ा एक बार उसको हम ऑप्शन चेन में भी जाके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हमारा एट द मनी क्या है, 25,700 जो है हमारा एट द मनी है। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये जो येलो वाले आपको स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, हमारे ITM स्ट्राइक्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हमें ITM स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमें वाइट में देखने को मिल रहे हैं ये सारे क्या है, हमारे OTM स्ट्राइक्स। ये वाला स्ट्राइक क्या है, हमारा एट द मनी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया था एट द मनी पे हमारा डेल्टा कितना होता है, 0.5 के आसपास। अगर हम कॉल साइड में देखेंगे यहाँ पे भी 0.5 के आसपास है, और यहाँ पे हम देखेंगे पुट साइड में तो यहाँ पे भी 0.5 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही हम एट द मनी से आइटम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ही हम एट द मनी से आइटम की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो डेल्टा है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और जैसे हम एट द मनी से OTM की तरफ बढ़ेंगे,
ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा जो डेल्टा है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे हम एट द मनी से ओटीएम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा डेल्टा जो है वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम कितना है हमारा एट द मनी। अगर हम कॉल साइड की बात करें कितना है 75 के आसपास, पुट साइड की बात करें 70 के आसपास है। जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर हम एट द मनी से ओटीएम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा प्रीमियम जो है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर हम एट द मनी से आइटम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा जो प्रीमियम है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन बाइंग के लिए जो हमारे बेस्ट स्ट्राइक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आईटीएम 1, ठीक है, और आईटीएम 2, ठीक है। वो क्यों है वो तब आपको समझ आएगा जब हम सारे ग्रीक्स को पढ़ लेंगे। ऑप्शन सेलिंग के लिए कौन से बेस्ट स्ट्राइक्स होंगे वही मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एक बार गामा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम थीटा को समझेंगे, तो उसके बाद में आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी काफ़ी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट ग्रीक है जिसको हम गामा बोलते हैं, उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमने डेल्टा में क्या समझा कि जो हमारा अंडरलाइन एसेट होता है उसकी मूवमेंट की वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम में हमें चेंज देखने को मिलता है, वो चेंज हमें कहाँ से पता चलता है, डेल्टा से। मान के चलते हैं कि हमारा जो अंडरलाइन एसेट है उसके अंदर मूवमेंट जो आ रहा है, उस मूवमेंट की वजह से जो डेल्टा के अंदर हमें चेंज देखने को मिल रहा है वो हम कहाँ से पता कर सकते हैं, वो हम पता कर सकते हैं गामा से। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे। मान लेते हैं हमारा मार्केट जो है अभी 25,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा द मनी है, ठीक है। एट द मनी का आपको पता है डेल्टा कितना होता है, एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 के आसपास होता है, इसको हमने पहले ही समझ लिया। और इसका जो गामा है वो है 0.001, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से मार्केट 25,000 से मार्केट बढ़ के 25,200 के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिल जाता है, यानी कि 200 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो डेल्टा के अंदर कितना चेंज हमें देखने को मिलेगा उसको मैं आपको समझाता हूँ। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडरलाइन एसेट का जो मोमेंटम है, एक अंडरलाइन एसेट के अंदर जितना भी मोमेंटम हमें देखने को मिला है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं गामा की वैल्यू से। गामा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे 0.001, ठीक है। और मोमेंटम कितना हुआ है, मोमेंटम आप देखेंगे यहाँ पे 200 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो कितना चेंज आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा 0.2 डेल्टा के आसपास का चेंज हमें देखने को मिलेगा। पहले डेल्टा कितना था, 0.5, और अब हमारा डेल्टा कितना हो जाएगा, अब हमारा जो डेल्टा है वो हमें देखने को मिलेगा, अगर इसको मैं दोनों को ऐड कर दूं तो अब हमारा डेल्टा हो जाएगा 0.7 के आसपास। क्या एग्जैक्ट 0.7 ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बाकी के ग्रीक्स को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, बट यहाँ पे जब आप रियल मार्केट में देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट ये वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी के ग्रीक्स भी वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब हम हमारा नया वीक स्टार्ट होता है या फिर कोई भी हमारा नया मंथ स्टार्ट होता है, तब हमारे गामा की वैल्यू जो है ना काफ़ी कम होती है, ठीक है, काफ़ी कम होती है। और जैसे-जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक जाते हैं, ठीक है, जैसे-जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक जाएँगे, इसकी जो वैल्यू है, वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है, और एक्सपायरी वाले डे पे इसकी वैल्यू जो हो जाती है, वो हाईएस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक्सपायरी वाले डे पे हमारा जो गामा है, वो बहुत तेज़ी से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि एक्सपायरी वाले डे पे लोग ऑप्शन बाइंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजीज़, इन सब के आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, या फिर ज़ीरो हीरो ट्रेड, इन सब के यहाँ पे आपने नाम सुने होंगे। अब देखिए, जो इस तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजीज जो यूज़ करते हैं लोग एक्सपायरी वाले डे पे, या फिर जीरो हीरो स्ट्रैटेजीज जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें वो गामा का बेनिफिट लेने की ही कोशिश यहाँ पे कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया गामा जो है हमारे एक्सपायरी डे पे मैक्सिमम हमें हाईएस्ट देखने को मिलता है। जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे होते हैं ऑप्शन के प्रीमियम में, वो बहुत कम मोमेंटम के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, उस आपने सुना भी होगा कि ऑप्शन सेलर्स को नेक्ड ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मना किया जाता है एक्सपायरी वाले डे पे। वो इसी वजह से मना किया जाता है कि अगर यहाँ पे छोटा मोमेंटम भी आएगा तो हमें ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को हेज नहीं किया है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वहाँ पे काफ़ी हमें दिक्कत आ सकती है। आपने देखा भी होगा, जब हमें रोज़ एक्सपायरी देखने को मिलती थी, आप देखते थे यहाँ पे 20 रुपये का प्रीमियम जो है वो 200 रुपये का हो गया, 400 रुपये का हो गया, तो वो गामा की वजह से ही हमें देखने को मिल रहा होता था। तो अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि हमें एक्सपायरी वाले डे पे प्रॉपर हेज स्ट्रैटेजी को यूज़ करना, नेक्ड हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करना। और अगर हम नेक्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़ करना है, ठीक है। और 1-2 घंटे जब बचेंगे एक्सपायरी में, तब तो हमें बिल्कुल भी कोई भी नेक्ड पोजीशन लेके नहीं जाना है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गामा बढ़ा हुआ होता है, तो वो हमें एक दिक्कत क्रिएट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन पे जाते हैं और वहाँ पे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। आप दोनों तरफ यहाँ पे गामा को देख सकते हैं,
ठीक है। ये जो हमारी एक्सपायरी है वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, यानी 24 फेब की एक्सपायरी है। अभी अगर आप एट द मनी पे गामा की वैल्यू देखेंगे कितनी है, 0.001। यहाँ पे भी अगर आप एट द मनी पे गामा की वैल्यू देखेंगे कितनी है, 0.01। मैंने आपको क्या समझाया था, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास में जाते हैं, नज़दीक में जाते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है, हमारा गामा जो है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। आज हमारी एक्सपायरी है 17 फेब की एक्सपायरी। अगर मैं 17 फेब वाली एक्सपायरी पे लेके चलता हूँ आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी है, 0.01। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिल रहा है। इसी वजह से हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे एक्सपायरी वाले डे पे गामा की जो वैल्यू है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। गामा बहुत ज़्यादा हमें हाई यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है एक्सपायरी वाले डे पे। ठीक है, तो गामा को आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको गामा की वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हमारे आईटीएम वाले स्ट्राइक्स हैं, इनके अंदर भी गामा की वैल्यू देख सकते हैं, और ओटीएम वाले स्ट्राइक्स में भी आप अपने गामा की वैल्यू देख सकते हैं। ये हमारा एट द मनी वाला स्ट्राइक है। ठीक है, गामा को आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप अच्छे से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, कब आपको ऑप्शन बाइंग करना है, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट ग्रीक समझा देता हूँ, जो कि हमारा थीटा। ठीक है, थीटा हमेशा ऑप्शन सेलर का ना फ्रेंड माना जाता है, और ऑप्शन बायर का जो है एक एनिमी की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, थीटा को समझाने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। देखो, ऑप्शन का जो एक प्रीमियम होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा टाइम वैल्यू। ठीक है, ये जो हमारा थीटा है, ये टाइम वैल्यू को ही इफेक्ट करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अब ये जो हमारा टाइम वैल्यू है, ये क्या हमें देखने को मिलता है, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते रहते हैं, ये हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति ने कार को खरीदा 10 लाख रुपए में। ठीक है, 10 लाख की इन्होंने एक कार को परचेज किया, और ये जो कार है ये डीजल का कार है। आपको पता होगा डीजल की कार की जो एक्सपायरी होती है वो 10 साल की एक्सपायरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस कार को ये 5 साल के लिए चला लेते हैं, 5 साल तक इसको ये यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब 5 साल तक इस कार को ये चलाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू थी, जितने में इन्होंने खरीदा था, वो उतनी नहीं रहेगी। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 साल चलाने के बाद मान लेते हैं इसकी वैल्यू जो हो गई वो 4 से 5 लाख के आसपास हो गई। यानी कि इसकी वैल्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक डिप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है। ऐसी ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर भी जो टाइम वैल्यू होती है उसके अंदर भी हमें डिप्रिशिएशन देखने को मिलता है, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक में जा रहे होते हैं। ठीक है, हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है। जैसे अगर आपको मैं निफ्टी की बात करूँ, तो निफ्टी के अंदर क्या है, एक मंथली एक्सपायरी है और एक वीकली एक्सपायरी है। तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के अंदर जाएंगे, एक्सपायरी के पास जाएंगे, हमारी टाइम वैल्यू जो है वो उतनी ही घटती रहेगी, हमारा थीटा जो है वो टाइम वैल्यू को उतना ही गलाता रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो हमारा थीटा है सबसे ज़्यादा हमें एट द मनी पे देखने को मिलता है। अब थीटा का हम पता कैसे करें, उसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं हमारा जो अंडरलाइन एसेट है वो यहाँ पे निफ्टी है। ठीक है, और निफ्टी अभी जो है हमारा 25,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और हमारे पास एक 24,950 का कॉल पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका जो प्रीमियम है, उसका जो प्राइस है वो मान लेते हैं 150 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि हमें मैक्सिमम कितना थीटा देखने को मिल सकता है इसके अंदर, अगर हम बाकी के ग्रीक्स को कांस्टेंट करते हैं, सिर्फ थीटा की हम बात करें, कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और कितनी इसकी टाइम वैल्यू होगी, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, जो भी निफ्टी का स्पॉट का प्राइस है, उसमें से हम स्ट्राइक प्राइस को, ये क्या है हमारा स्ट्राइक प्राइस है, उसको हम माइनस कर देते हैं 24,950। तो इसको हमने माइनस कर दिया, कितना आएगा हमारा 50 रुपीज़। देखिए 50 क्या हो गई, 50 हमारी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अगर इसके हम टाइम वैल्यू को निकालें तो कितना होगा हमारा, देखो इसका प्रीमियम कितना था, प्रीमियम था 150। तो अगर 150 में से अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दूं, तो हमारी टाइम वैल्यू निकल के जाएगी। हमारी टाइम वैल्यू कितनी है, 100। यानी कि 100 रुपये के आसपास का हमें डीके देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट जो है इसके आसपास ही एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ कहीं पे हमें इतना रुपए का यहाँ पे डीके देखने को मिल सकता है। अगर हम अंडरलाइन एसेट की बात करें, स्पेशली अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो अब देखो बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी देखने को मिलती है, और निफ्टी के अंदर हमें वीकली एक्सपायरी भी देखने को मिलती है और मंथली एक्सपायरी भी देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक जाते हैं, हमारी जो टाइम वैल्यू है उसके अंदर तेजी से हमें गिरावट देखने को मिलती है। इसीलिए जो ऑप्शन सेलर है वो, अगर आप देखेंगे, 3 में से 2 बार प्रॉफिटेबल होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर मार्केट जहाँ पे है, अगर वहाँ पे भी रहता है, अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है,
तब भी थीटा वर्क कर रहा होता है और तब भी हमारे ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू जो है वो हमें घटते हुए देखने को मिलती है, हमारा जो टाइम वैल्यू है वो हमें घटते हुए देखने को मिलती है। और ऑप्शन सेलर जो है वो यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिटेबल यहाँ पे माना जाता है ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में। तो थीटा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रीक है। ठीक है, इसको एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जाके भी समझाता हूँ, उससे आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी आपको क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगी। एक बार हम अपने ऑप्शन चेन के अंदर भी थोड़ा सा शॉर्ट में थीटा को समझ लेते हैं। देखो, पुट साइड के अंदर आप थीटा को यहाँ से समझ सकते हैं इस कॉलम से, और कॉल साइड के अंदर आपको थीटा का यहाँ पे ये कॉलम देखने को मिलेगा। आपको कुछ वैल्यू देखने को मिल रही होगी और सारी वैल्यू जो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि थीटा जो है हमें नेगेटिव में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ से अगर हम एक स्ट्राइक को पकड़ें, जैसे मान लेते हैं हम 25,750 को देखें, इसका थीटा क्या दिखा रहा है, -11 के आसपास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक दिन के अंदर हमें इसके ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर 11 रुपए के आसपास का गिरावट देखने को मिल सकता है थीटा की वजह से। अगर बाकी के जो ग्रीक्स हैं, अगर वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे जो गिरावट हमें देखने को मिलेगी थीटा डीके की वजह से, वो 11 रुपए के आसपास की हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो आपके लिए अगर स्ट्राइक के सिलेक्शन के बारे में बात करूँ तो एट द मनी सबसे ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। एट द मनी पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम थीटा हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा थीटा हमें देखने को मिलता है। और अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है और ऑप्शन सेलिंग करनी है, अगर आपके पास मार्जिन का कोई इश्यू नहीं है, ऑप्शन सेलिंग आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि थीटा डीके जो है ना हमेशा हमें एक एज देता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है? अगर आपका मार्केट साइडवेज भी हो जाए डायरेक्शनल ट्रेड लेने के बाद, तो भी, या फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेने के बाद भी अगर आपका मार्केट साइडवेज जाता है, वहाँ पे भी थीटा हमें यहाँ पे बेनिफिट देता है। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारा मार्केट साइडवेज हो जाए, हमारे डायरेक्शन मोमेंटम ना दे, तो वहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको एक चीज़ को डिसाइड करना हो कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो ऑप्शन सेलिंग को आप यहाँ पे प्रेफर करेंगे, कि आपको अगर मार्जिन का कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है। तो ये हमने शॉर्ट में थीटा को समझा। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है, थीटा क्या है, उसको हमने समझा। अब हम लास्ट में जाके वेगा को समझते हैं और उसको भी हम डिटेल में ही समझने वाले। देखिए, वेगा हमें क्या बताता है, वेगा हमें हमारा जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, उसके बढ़ने से और घटने से जो ऑप्शन के प्रीमियम में चेंजेस आते हैं, वो हमें कहाँ से पता चल रहा होता है, वो हम वेगा से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, मान लेते हैं एक ऑप्शन है जिसका प्रीमियम जो है हमें 250 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। ठीक है? और इस ऑप्शन का जो वेगा है, वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 20 के आसपास का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा आईवी जो है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है, वो अगर 1% से बढ़ जाता है, तो क्या चेंज आएगा ऑप्शन के प्रीमियम में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ठीक है? उसको हम प्लस करते हैं और जो हमारा वेगा होता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी चेंज आया है आईवी के अंदर। आईवी के अंदर कितना चेंज आया है, आप देखेंगे 1% के आसपास का चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट करें, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना था? 250। ठीक है? और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 20। यानी कि अब ऑप्शन का प्रीमियम कितना हो जाएगा हमारा? 270 के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हमारा आईवी 1% के आसपास घट गया होता, ठीक है? तो क्या होता? तो यहाँ पे 20 रुपए के आसपास का जो प्रीमियम है, वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है और इसका प्रीमियम कितना हो जाता है यहाँ पे? 230 के आसपास हमें देखने को मिलता। देखिए, अगर हमने एक ऑप्शन को बाय किया हुआ है, ठीक है? और अगर हमारा आईवी जो है, वो बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारा, क्योंकि यहाँ पे वेगा पॉजिटिव है, क्योंकि हमने बाय किया हुआ है, तो उससे क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन का प्रीमियम जो है, वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ पे कहीं न कहीं हमें एक प्रॉफ़िट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने एक ऑप्शन को सेल किया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि आपका आईवी जो है, वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा वेगा क्या हो गया, यहाँ पे क्योंकि हमने सेल किया हुआ, तो हमारा वेगा क्या हो गया? नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस कंडीशन में हमने सेल किया हुआ है और हमारा आईवी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा वेगा नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका भी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा और ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ने की वजह से इस कंडीशन में हमें लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। वेगा पॉजिटिव कब होगा? जब हम बाय करेंगे। वेगा नेगेटिव कब होगा? जब हम यहाँ पे ऑप्शन को सेल करेंगे। ठीक है? एक बार हम ऑप्शन चेन में चलते हैं और वहाँ पे भी इसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम शॉर्ट में और डिटेल में समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखिए, एक बार हम वेगा को भी समझ लेते हैं। आप पुट साइड के अंदर, विगा के अंदर यहाँ से इस कॉलम से समझ सकते हैं और कॉल साइड के अंदर आप इस वाले कॉलम से विगा को समझ सकते हैं। अब हम एक कोई भी स्ट्राइक को ले लेते हैं, जैसे हम यही स्ट्राइक ले लेते हैं 25,750
और अगर हम कॉल साइड की बात करें तो इसका वीगा कितना है, 14 रुपये के आसपास। इसका मतलब क्या है कि अगर वॉलेटिलिटी जो है, हमारा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है, अगर वो 1% से बढ़ जाता है, तो इसका जो ऑप्शन का प्रीमियम है, इसके अंदर 14 रुपये के आसपास का प्रीमियम जो है वो हमें ऐड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। यानी इसका प्रीमियम कितना है, 145 प्लस में 14। अगर बाकी के पीक्स को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो ठीक है। अगर हमारा जो आईवी है, यानी कि हमारा जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 1% के आसपास गिर जाए, ठीक है, 1% के आसपास नेगेटिव हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो प्रीमियम है वो उसके अंदर 14 रुपये के आसपास का प्रीमियम जो है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये हमें बताता है ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे वीगा वाला कॉलम हमें ये सारी चीज़ें समझा रहा होता है। ठीक है, हमने सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचेगा तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं।